तो जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसा डिजिटल बटन जो इतना परफेक्ट डिजाइन किया गया हो कि उस पर क्लिक करते वक्त किसी का ध्यान भी ना जाए। बिल्कुल। यानी कोई भी डिजिटल काम हो, चाहे वो कैब बुक करना हो या कोई बहुत मुश्किल फॉर्म भरना हो, वो इतनी आसानी से हो जाए कि बिल्कुल नेचुरली हो रहा हो। हाँ, और दूसरी तरफ वो वक्त भी याद कीजिए जब किसी वेबसाइट पर एक छोटा सा काम करने में भी इतनी झुंझलाहट होती है कि लगता है बस स्क्रीन बंद कर दूं। वही तो, ऐसा क्यों होता है कि कुछ डिजिटल अनुभव एकदम मक्खन की तरह काम करते हैं और कुछ में हर कदम पर रुकावट महसूस होती है। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी अदृश्य आर्किटेक्चर को डीकोड करने वाले हैं। सही कहा। और आज का जो हमारा सोर्स मटेरियल है वो है ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशन किताब का चैप्टर 15, जो सिर्फ पिक्सेल्स और लेआउट्स के बारे में नहीं है, बल्कि इंसानी व्यवहार और साइकोलॉजी के बारे में एक मास्टर क्लास है। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से, क्योंकि जब हम डिजिटल डिजाइन की बात करते हैं तो अक्सर लोग इसे सिर्फ एक कला या विजुअल चीज समझ लेते हैं कि कैसा दिख रहा है। हाँ, सुंदरता पर फोकस ज्यादा होता है। एग्जैक्टली। लेकिन ये चैप्टर इस बात को बहुत गहराई से स्थापित करता है कि एक बेहतरीन डिजाइन असल में इंसानी साइकोलॉजी और इंजीनियरिंग का एक बहुत ही सटीक मिश्रण है। ये इस बारे में है कि कैसे एक इंसान किसी मशीन के साथ बिना किसी परेशानी के इंटरैक्ट कर सकता है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हम अक्सर दो शब्दों को एक ही सांस में सुनते हैं, UX यानी यूजर एक्सपीरियंस और UI यानी यूजर इंटरफेस। हाँ, बहुत आम बात है। लोग इंडस्ट्री में भी इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बात साफ हो गई कि ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। बहुत अलग हैं दरअसल। तो अगर मैं इसे एक थ्योरी के रूप में देखूं, तो क्या ये कहना सही होगा कि UX वो अदृश्य फीलिंग है जो किसी अनुभव से पैदा होती है, और UI वो असली मैकेनिकल टूल किट है जिसे इस्तेमाल करके वो फीलिंग पैदा की जाती है? थोड़ा और विस्तार में बताएंगे? जैसे किसी रेस्टोरेंट का शानदार और आरामदायक माहौल UX है, और वहाँ की कुर्सियाँ, मेन्यू कार्ड और चम्मच कांटे UI हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप उस माहौल का आनंद लेते हैं। वाह, ये बहुत ही शानदार नजरिया है। किताब भी लगभग इसी बात का समर्थन करती है। UX डिजाइन असल में एक अम्ब्रेला की तरह है जो पूरे अनुभव को कवर करती है, एक छतरी की तरह, है ना? बिल्कुल। ये पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। इसके तहत डिजाइनर्स इस बात का इवैल्यूएशन करते हैं कि किसी व्यक्ति ने उस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए क्या महसूस किया, क्या उसका इस्तेमाल करना आसान था, क्या उसे उस प्रोसेस में कोई वैल्यू मिली। अच्छा। UX डिजाइन का जन्म ही यूजर सेंट्रिक डिजाइन फिलॉसफी से हुआ है। मतलब हर फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि सामने वाले व्यक्ति की जरूरत क्या है। और अगर UI वो फीलिंग है तो UI डिजाइन उस छतरी के नीचे आने वाला एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हो गया। सही पकड़ा आपने। UI या यूजर इंटरफेस वो पुल है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति उस मंजिल तक पहुंचता है। ये इंटरैक्शन डिजाइन और विजुअल डिजाइन का एक कॉम्बिनेशन है। मतलब जो स्क्रीन पर दिखता है। हाँ, अगर आसान शब्दों में कहें तो स्क्रीन पर दिखने वाले बटन्स, ड्रॉप डाउन मेन्यूज और नेविगेशन बार, ये सब UI का हिस्सा है। ये वो टूल किट है जो व्यक्ति को सिस्टम के साथ बात करने की सुविधा देता है। और इस टूल किट को बनाने के भी अलग-अलग फेजेस होते हैं, जैसे डिस्कवरी, डिजाइन और डेवलपमेंट। बिल्कुल। तो अगर हमें एक ऐसा पुल या इंटरफेस बनाना है जो बिल्कुल बिना रुकावट के काम करे, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि उस पुल पर चलने वाला इंसान आखिर है कौन। भाई, सबसे बड़ी चुनौती होती है। और यहीं पर डिस्कवरी फेज में यूजर रिसर्च की एंट्री होती है। और मुझे लगता है कि ये डिजाइनिंग का सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला हिस्सा है। अक्सर लोगों को लगता है कि रिसर्च का मतलब है बस लोगों से ये पूछ लेना कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। यही सबसे बड़ी भूल है। और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इंसान अक्सर खुद नहीं जानता कि उसे असल में क्या चाहिए। वाह, ये तो काफी गहरी बात कह दी आपने। सच्चाई यही है। अगर आप लोगों से सीधे पूछेंगे तो वो वही जवाब देंगे जो उन्हें लगता है कि आप सुनना चाहते हैं, या वो किसी काल्पनिक आइडियल सिचुएशन की बात करेंगे। इसीलिए किताब उन तरीकों पर जोर देती है जो लोगों की असली समस्याओं को उजागर करते हैं। तो इसमें सबसे पहला तरीका कौन सा है? इसमें सबसे दिलचस्प तरीका है एथनोग्राफिक रिसर्च। ये नाम तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी आदिम जनजाति या ट्राइब का अध्ययन कर रहे हों। हाँ, इसका सिद्धांत भी लगभग वही है। एथनोग्राफिक रिसर्च में एक रिसर्चर लोगों के नेचुरल माहौल में जाता है,
चाहे वो उनका ऑफिस हो या घर। और वहां जाकर क्या करते हैं? उन्हें चुपचाप काम करते हुए देखते हैं। वो कोई सवाल नहीं पूछते, बस ऑब्जर्व करते हैं। इसका कारण ये है कि कई बार लोग किसी खराब सिस्टम के इतने आदी हो जाते हैं कि वो खुद ही उस समस्या का कोई ना कोई जुगाड़ या वर्क अराउंड निकाल लेते हैं। तो उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वो किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी सॉफ्टवेयर में डेटा डालने के लिए पहले उसे पेपर पर लिख रहा है और फिर टाइप कर रहा है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर का फ्लो थोड़ा अजीब है। सही एग्जाम्पल दिया आपने। अगर आप उसे सीधा पूछेंगे कि भाई साहब सॉफ्टवेयर कैसा है, तो वो शायद कहेगा कि सब ठीक है, क्योंकि उससे उस डबल मेहनत की आदत पड़ चुकी है। लेकिन जब एक रिसर्चर ये देखेगा तो वो तुरंत उस रुकावट को पकड़ लेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। एथनोग्राफिक रिसर्च उन्हीं अदृश्य रुकावटों को पकड़ने का काम करता है। इसके अलावा किताब में 2 और अहम तरीके बताए गए हैं, फोकस ग्रुप्स और यूजर इंटरव्यूज। फोकस ग्रुप्स तो मैंने सुना है, बहुत ज्यादा बोलते हैं और बाकी लोग बस उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। मतलब ग्रुप थिंक का खतरा रहता है। वही तो। और इसी वजह से जो तीसरा तरीका है, यूजर इंटरव्यूज, वो इतने जरूरी हो जाते हैं। ये आमने सामने बैठकर की जाने वाली एक बहुत ही गहरी चर्चा होती है। एक पर एक बातचीत। हाँ, 1-on-1 इंटरव्यू। इसमें सिर्फ 5 से 7 मुख्य विषयों पर फोकस किया जाता है। यहाँ इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति सिर्फ सवालों की एक लिस्ट नहीं पढ़ता, बल्कि वो ओपन एंडेड चर्चा करता है। वो क्यों और कैसे की तह तक जाता है। सही बात है। तो अब हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया। हमें पता चल गया कि इंसान की कमजोरियां क्या हैं, वो कहाँ अटक रहा है। लेकिन अब इस साइकोलॉजिकल डेटा को एक डिजिटल आकार देना है। अगर मैं एक अनुभवहीन डिजाइनर हूँ तो शायद मेरी पहली आदत ये होगी कि मैं सीधे फोटोशॉप या किसी हाई एंड डिजाइन टूल को खोलूं और रंग भरना शुरू कर दूं। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पटरी से उतर जाते हैं। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि डिजाइन की शुरुआत हमेशा स्केचिंग से होनी चाहिए, पेन और पेपर या व्हाइट बोर्ड और मार्कर। लेकिन क्यों? आज के वक्त में जब हमारे पास इतनी एडवांस डिजिटल टूल्स हैं, तो हम कागज पर लकीरें क्यों खींचे? क्या ये टाइम वेस्ट करना नहीं है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये वक्त बचाने का सबसे अचूक तरीका है। स्केचिंग एक लो फिडेलिटी तरीका है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कारण है, इमोशनल अटैचमेंट या भावनात्मक जुड़ाव। मतलब डिजाइनर को अपने डिजाइन से प्यार हो जाता है। एग्जैक्टली। जब कोई डिजाइनर किसी सॉफ्टवेयर में घंटों लगाकर पिक्सेल्स, रंग और फॉन्ट सेट करता है, तो वो उस डिजाइन के प्यार में पड़ जाता है। अगर कोई उसमें गलती निकालेगा तो वो तुरंत डिफेंसिव मुद्रा में आ जाएगा। हाँ, उसे बुरा लग जाएगा। लेकिन एक रफ स्केच, उसे बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। अगर वो काम नहीं कर रहा तो उसे फाड़कर 10 मिनट फेंकना और दूसरा बनाना बहुत आसान है। ये बहुत ही लॉजिकल है। इसके अलावा स्केचिंग का एक फायदा ये भी है कि ये हर किसी को इस प्रोसेस का हिस्सा बनने का मौका देता है। प्रोडक्ट मैनेजर हो, कॉपीराइटर हो या कोई भी व्यक्ति जिसे डिजाइनिंग का काखा गारा भी नहीं आता। हाँ, वो भी एक बॉक्स बनाकर कह सकता है कि यहाँ में कंटेंट होना चाहिए। बिल्कुल। ये खूबसूरती पर नहीं बल्कि फंक्शन पर बात करने के लिए मजबूर करता है। तो स्केच बनने के बाद अगला कदम क्या होता है? जब स्केच के जरिए आपका मुख्य विजन तय हो जाता है, तब हम उस लो फिडेलिटी स्केच से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वायर फ्रेमिंग की दुनिया में कदम रखते हैं। किताब वायर फ्रेम्स को एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट की तरह डिफाइन करती है। जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका नक्शा बनता है, जिसमें ये तय होता है कि दीवारें कहाँ होंगी, खिड़कियां कहाँ होंगी, बिना इस बात की फिक्र किए कि दीवारों का रंग क्या होगा। आपने बिल्कुल ठीक समझा। वायर फ्रेम में भी कोई रंग, विजुअल डिजाइन या टाइपोग्राफी का खेल नहीं होता। ये सिर्फ पेज के स्ट्रक्चर, कंटेंट के लेआउट और फंक्शनैलिटी की रूपरेखा तय करता है। इसका मुख्य काम ये तय करना है कि कौन सी चीज कहाँ जाएगी और सबसे जरूरी बात, वो वहां क्यों जाएगी। लेकिन यहाँ एक चुनौती आती है। वायर फ्रेम्स जानबूझकर बोलिंग और बिना रंग रूप के बनाए जाते हैं। तो जब कोई डिजाइनर ये बिना रंग का नक्शा किसी क्लाइंट के सामने रखता है, तो क्या उनके लिए इमेजिन करना बहुत मुश्किल नहीं होता कि असली वेबसाइट कैसी दिखेगी? ये एक बहुत ही आम चुनौती है। लेकिन वायरफ्रेम्स का मकसद क्लाइंट को विजुअली इंप्रेस करना नहीं है, बल्कि लॉजिक को टेस्ट करना है। अच्छा। अगर शुरुआत में ही रंगों और ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाए, तो लोग लेआउट की कमियों को नजरअंदाज करके इस बात पर बहस करने लगेंगे कि मुझे ये नीला रंग पसंद नहीं आ रहा। ओह, तब लोग डिजाइन एस्थेटिक्स पर फोकस करने लगेंगे, फंक्शन पर नहीं। वही, और इसीलिए वायरफ्रेमिंग के कुछ बहुत सख्त नियम होते हैं। किताब में बताया गया है कि हमेशा असली पिक्सल डायमेंशंस में काम करना चाहिए।
इसके अलावा ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल बहुत अहम है। ग्रिड्स क्यों? बिल्कुल, ग्रिड्स पेजेस पर एक विजुअल रिदम बनाते हैं जिससे देखने वाले का कॉग्निटिव लोड यानी दिमाग पर पड़ने वाला जोर कम होता है। वेब से फॉन्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा रिविजन्स को ट्रैक करना चाहिए। इसके लिए विजियो, ओमनीग्राफल, मॉकफ्लो और प्रोटोशेयर जैसे कई टूल्स हैं। और शायद इसीलिए बाल्सामिक या अडोबी फायरवर्क्स जैसे टूल्स इतने पॉपुलर हैं। मैंने देखा है कि बाल्सामिक तो जानबूझकर अपने वायर फ्रेम्स को एक हाथ से बनाए गए रफ स्केच जैसा लुक देता है, ताकि देखने वाले को साफ रहे कि ये अभी सिर्फ एक कच्चा खाका है, फाइनल डिजाइन नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही स्मार्ट साइकोलॉजिकल चाल है। अब जब वायर फ्रेम पास हो गया तो असली चुनौती शुरू होती है उस ब्लूप्रिंट में जान फूंकने की। यहाँ एंट्री होती है प्रोटोटाइपिंग की। प्रोटोटाइपिंग मतलब उन सूखे हुए वायर फ्रेम्स को आपस में जोड़ देना ताकि वो एक असली ऐप या वेबसाइट की तरह बिहेव करे। जी हाँ, इन वायर फ्रेम्स के ऊपर हॉटस्पॉट्स बनाए जाते हैं। मान लीजिए स्क्रीन पर एक बटन का चित्र है, डिजाइनर उस पर एक हॉटस्पॉट लगा देगा जिससे उसे क्लिक करने पर दूसरा वायर फ्रेम खुल जाए। ये एक सिमुलेटेड एक्सपीरियंस है। लेकिन ये बैकएंड कोड से तो नहीं जुड़ा होता ना? नहीं, कोड से नहीं जुड़ा होता, लेकिन ये बिल्कुल असली चीज की तरह काम करने का इल्यूजन या भ्रम पैदा करता है। इसके लिए बाल्सामिक और फायरवर्क्स के अलावा इनविजन और फील्ड टेस्ट जैसे टूल्स बहुत काम आते हैं। तो ये असल में रियलिटी को फेक करने का एक तरीका है, लेकिन इसके फायदे बहुत साफ हैं। जब कोई चीज छूने और महसूस करने लायक यानी टैंजिबल हो जाती है तो इंसान का दिमाग उसे अलग तरीके से प्रोसेस करता है। सही कहा, और बिना किसी की फीलिंग्स को हर्ट किए फीडबैक भी मिल जाता है। वहीं इनविजन जैसे टूल्स के जरिए जब वो प्रोटोटाइप लोगों के हाथ में जाता है तो वो ऐसी गलतियां पकड़ लेते हैं जो कागज पर कभी नहीं दिखती। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब बारी आती है यूजेबिलिटी टेस्टिंग की। हाँ, ये वो सच्चाई का पल है जहाँ डिजाइनर के सभी सिद्धांतों की परीक्षा होती है। ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग फेज है, क्योंकि डिजाइनर कितनी भी अच्छी रिसर्च कर ले, इंसान का व्यवहार पूरी तरह से अनप्रिडिक्टेबल होता है। किताब में यूजेबिलिटी टेस्टिंग को लेकर जो 5 सच्चाइयां यानी 5 ट्रूथ्स बताए गए हैं वो बहुत कमाल के हैं। पहली सच्चाई ये है कि डिजाइनर्स खुद यूजर नहीं होते। एग्जैक्टली, इसे कर्स ऑफ नॉलेज भी कहा जा सकता है ना। डिजाइनर को पता होता है कि कौन सा बटन कहाँ है और उसका क्या काम है, इसीलिए उसे सब कुछ बहुत आसान और ऑब्वियस लगता है। उसके लिए वो एक बिल्कुल नई दुनिया है। इसीलिए पहली सच्चाई यही है कि अपना दिमाग यूजर का दिमाग मत समझिए। बिल्कुल। और दूसरी सच्चाई ये है कि लोग सोचते हैं टेस्टिंग के लिए बहुत बड़ी लैब और सैकड़ों लोग चाहिए, जो कि एक बहुत बड़ा मिथक है। किताब की दूसरी सच्चाई स्पष्ट करती है कि थोड़ी सी टेस्टिंग करना बिल्कुल ना करने से हमेशा बेहतर है। अगर सिर्फ एक आम इंसान को बुलाकर उसे प्रोटोटाइप इस्तेमाल करने के लिए दिया जाए तो वो व्यक्ति भी ऐसी बुनियादी गलतियां निकाल सकता है जिन्हें डिजाइनर की पूरी टीम हफ्तों तक नहीं देख पाई। वही तो। और इसीलिए तीसरी सच्चाई आती है, जल्दी टेस्ट करें और बार बार टेस्ट करें। हाँ, टेस्ट अर्ली, टेस्ट ऑफन। क्योंकि अगर वेबसाइट का पूरा कोड लिख दिया गया है और तब कोई बड़ी स्ट्रक्चरल गलती सामने आती है तो उसे सुधारना लाखों का खर्चा ला सकता है। और चौथी सच्चाई है कि टेस्टिंग से फैसले लेने में मदद मिलती है। ये टेस्टिंग असल में डिजाइनर के अनुभव और डेटा का एक बेहतरीन संगम है जो सॉलिड डिसीजंस लेने में मदद करता है। और पांचवी सच्चाई जो सबसे ऊपर है वो है यूजर का रिएक्शन। अजम्पशंस या धारणाओं का कोई मोल नहीं है। ये डिजाइन की दुनिया का सबसे कड़वा सच है। जब तक लोग असल में उसका इस्तेमाल ना करें तब तक ये तय नहीं हो सकता कि कोई डिजाइन सफल है या नहीं। लोगों की प्रतिक्रिया ही अंतिम सच है। तो अब तक के सफर में हमने रिसर्च से लेकर प्रोटोटाइप और टेस्टिंग तक इंसानी व्यवहार को समझा। अब वक्त है इस पूरी मेहनत को मशीनी भाषा में बदलने का, ताकि इसे दुनिया तक पहुंचाया जा सके। ये यूजर इंटरफेस डेवलपमेंट का फेज है ना? बिल्कुल, ये वो जगह है जहां फ्रंट एंड डेवलपर्स इस विजुअल और इंटरैक्टिव डिजाइन को कोड में तब्दील करते हैं। वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी भाषाओं का इस्तेमाल करके एक ऐसा इंटरफेस बनाते हैं जो आपका ब्राउजर समझ सके। अच्छा, किताब में HTML और CSS का जिक्र तो है। HTML जो स्ट्रक्चर के लिए है और CSS जो स्टाइलिंग कंट्रोल करता है। लेकिन जिस चीज ने पूरे इंटरनेट के अनुभव को बदल कर रख दिया वो है एजैक्स। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल अपडेट नहीं था, बल्कि इसने हमारे डिजिटल अनुभव से एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक रुकावट को खत्म कर दिया। ये एक बहुत ही सटीक एनालिसिस है। अगर हम पुराने वेब की बात करें तो किसी पेज पर लाइक बटन दबाने
या ऐड टू कार्ट करने का मतलब था कि पूरा का पूरा वेब पेज रिलोड होगा। वो जो 2-3 सेकंड का ब्लैंक या सफेद स्क्रीन आता था, वो इंसान के फ्लो स्टेट को तोड़ देता था। वो एक तरह का फ्रिक्शन या रुकावट थी। उफ, वो बफरिंग वाले दिन। हाँ, तो एजैक्स ने ये कमाल किया कि उसने पूरे पेज को रीलोड किए बिना बैकग्राउंड में छोटे छोटे डेटा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इसका मतलब है कि अब जब हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए किसी फोटो को लाइक करते हैं तो सिर्फ वो छोटा सा दिल लाल हो जाता है, बाकी पूरा पेज वैसे ही रहता है। एग्जैक्टली। इसी टेक्निक ने इन्फिनिट स्क्रॉल को जन्म दिया, जहां कंटेंट कभी खत्म ही नहीं होता। ये सब फ्रिक्शन को खत्म करने का ही नतीजा है। और HTML5 ने इस स्मूथनेस को और भी आगे बढ़ाया। इसने ऑडियो और वीडियो जैसे मल्टीमीडिया को सपोर्ट करना शुरू किया, वो भी बिना किसी भारी प्लगइन के। इसका सबसे बड़ा फायदा उन स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को मिला जिनकी प्रोसेसिंग पावर थोड़ी कम होती है। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम इस चर्चा के सबसे अहम पड़ाव पर पहुंच गए हैं, मोबाइल क्रांति। आज के समय में मोबाइल सिर्फ एक छोटा स्क्रीन नहीं है, बल्कि ये वो मुख्य जरिया है जिससे दुनिया इंटरनेट चला रही है। किताब में नोकिया का एक कोड दिया गया है जो बहुत मशहूर हुआ था, डोंट श्रिंक रीथिंक, यानी इसे सिर्फ छोटा मत करो, इसे नए सिरे से सोचो। ये कोड मोबाइल डिजाइन के पूरे फिलॉसफी को समेटे हुए है। जब मोबाइल वेब की शुरुआत हुई थी तो ज्यादातर कंपनियों ने बस अपनी डेस्कटॉप वेबसाइट को छोटा करके मोबाइल पर डाल दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि टेक्स्ट पढ़ने में नहीं आते थे और लिंक्स पर क्लिक करना लगभग नामुमकिन हो गया था। बिल्कुल, मोबाइल का कॉन्टेक्स्ट डेस्कटॉप से बिल्कुल अलग है। डेस्कटॉप पर हम आराम से कुर्सी पर बैठकर माउस के सटीक पॉइंटर के साथ काम कर रहे होते हैं। मोबाइल पर हम चलते हुए, ट्रैफिक में या एक हाथ में कॉफी पकड़े हुए सिर्फ अपने अंगूठे से स्क्रीन चला रहे होते हैं। और हमारे अंगूठे माउस के पॉइंटर जितने सटीक तो बिल्कुल नहीं होते। जिसे डिजाइन की भाषा में फैट फिंगर सिंड्रोम भी कहा जाता है। फैट फिंगर? हाँ। इसीलिए मोबाइल डिजाइन के लिए कुछ बहुत जरूरी टिप्स हैं। पहला, बटन्स और क्लिक टारगेट्स काफी बड़े होने चाहिए ताकि उंगली सही जगह पड़े। दूसरा, डेस्कटॉप के सारे फीचर्स मोबाइल पर थोसने की जरूरत नहीं है। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले मुख्य फीचर्स हैं उन्हें प्राथमिकता दें। और कुछ फीचर्स ऐसे भी होते हैं जो डेस्कटॉप पर बेमानी है लेकिन मोबाइल पर गेम चेंजर है, जैसे कैमरा का इस्तेमाल करके बारकोड स्कैन करना। इसके अलावा मोबाइल फोन पर लोगों का ध्यान भटकने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। कभी नोटिफिकेशन आ गया, कभी मैसेज। इसलिए मोबाइल का इंटरफेस जितना हो सके उतना सरल और तेज होना चाहिए। और इसी चुनौती का एक बहुत ही शानदार टेक्निकल समाधान है यूजर रिस्पॉन्सिव डिजाइन। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़कर देखें तो एक समय था जब कंपनियों को डेस्कटॉप के लिए अलग वेबसाइट और मोबाइल के लिए अलग वेबसाइट बनानी पड़ती थी, लेकिन रिस्पॉन्सिव डिजाइन ने इस समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। ये असल में काम कैसे करता है? मतलब क्या वेबसाइट खुद समझ जाती है कि उसे किस डिवाइस पर देखा जा रहा है? एक तरह से हाँ। रिस्पॉन्सिव डिजाइन फ्लेक्सिबल ग्रिड्स और CSS मीडिया क्वेरीज का इस्तेमाल करता है। जब कोई व्यक्ति किसी वेबसाइट को खोलता है तो साइट का कोड डिवाइस की स्क्रीन की चौड़ाई को नाप लेता है और उसी के अनुसार अपने लेआउट, इमेजेस और टेक्स्ट को तुरंत ढाल लेता है। अच्छा। अगर आप डेस्कटॉप ब्राउजर की विंडो को माउस से छोटा करेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे 3 कॉलम का लेआउट सिकुड़कर 2 कॉलम और फिर 1 कॉलम में बदल जाता है। ये एक ही कोड बेस से हर डिवाइस के लिए एक परफेक्ट अनुभव देने का जादुई तरीका है। ये तो सच में किसी जादू की तरह है, जहां पानी को जिस बर्तन में डालो वो उसी का आकार ले लेता है। तो अगर हम आज के इस पूरे एनालिसिस को समेटें तो ये साफ है कि हमारे रोजमर्रा के जो डिजिटल अनुभव हमें इतने आसान और नेचुरली लगते हैं, उनके पीछे यूजर को समझने की रिसर्च, स्केचिंग, वायरफ्रेमिंग के ब्लूप्रिंट्स, प्रोटोटाइपिंग की टेस्टिंग और फिर AIJX और HTML5 जैसे कोड्स की एक बहुत गहरी साइंस छुपी है। ये सब कुछ सिर्फ एक मकसद के लिए किया जाता है, स्क्रीन और इंसान के बीच के फ्रिक्शन या रुकावट को पूरी तरह से खत्म कर देना। और ये रुकावट खत्म करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। आज के इन डिजिटल आर्किटेक्ट्स ने हमारे डिजिटल जीवन को इतना स्मूथ, इतना प्रेडिक्टेबल और बिना किसी रुकावट के बना दिया है कि हमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ, सब कुछ एक क्लिक पर। बहुत ही विचारणीय बिंदु है। क्या फ्रिक्शनलेस डिजाइन ने हमें उन हैप्पी एक्सीडेंट्स से दूर कर दिया है जहां हम गलती से किसी नए रास्ते पर चले जाते थे और कुछ बिल्कुल नया खोज लेते थे? यही वो विरोधाभास है। क्या हर चीज को इतना यूजर फ्रेंडली बना देना
हमारी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और कुछ नया संघर्ष करके खोजने की आदत को कमजोर कर रहा है? क्या बेहतरीन यूएक्स की कीमत हमारी मानसिक जिज्ञासा है? ये एक ऐसा सवाल है जो डिजाइन की दुनिया से निकलकर हमारे रोजमर्रा के जीवन पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। अगली बार जब आपका अंगूठा किसी ऐप पर बिना सोचे समझे एकदम सही बटन पर पड़ जाए, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि इस आसानी के पीछे क्या विज्ञान है और इसकी कीमत क्या है। बिल्कुल। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आपको ऐसी ही और गहरी चर्चाएं पसंद हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर किसी को इस ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस प्लस स्पेसिफिकेशन किताब की फिजिकल कॉपी चाहिए तो वो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या नीचे दिए गए बुक लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे ऐसी ही एक और गहरी चर्चा में।